नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीटी वाला जो एग्ज़ाम होगा, ग्रुप सी में मेंस वाला और इसके अलावा ग्रुप डी वाला, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके से हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और पहले हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जो पूर्व वर्ष में आपके एग्ज़ाम हुए थे, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उन्हें हम करेंगे। और उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी फिजिकल एजुकेशन वाला एग्जाम दिया था एचपीएससी में, तो उनका रिजल्ट आ चुका है और वाली वीडियो आपको इसी वीडियो के अंत पे मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ कैंडिडेट जो रिजेक्ट भी हुए थे, तो वो लिस्ट भी जो आपको इस वीडियो के अंत में ही वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जवाब से देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है सरबदमन से। सरबदमन जो हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम था? सोनीपत, सोना, सिरसा या सफीदो? तो किसका नाम था सरबदमन? और इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही आंसर रहेगा। तो किसका नाम था? सफीदो का। तो इसका प्राचीन नाम था सरबदमन। राजा जन्मेजय ने सरबदमन यज्ञ जो है अज के सफीदो नगर में ही किया था। और इसी यज्ञ के कारण इस जगह का नाम पहले सरबदमन और बाद में सफीदम और अब सफीदो हो गया है। और इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जिसको नागक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2017-18 तक जो जिलों की संख्या थी तो कितनी थी? फिलहाल तो जिले जो है उतने ही हैं जितने पहले थे, 22 के 22। और जल्द ही जो आपको नए जिले जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो और मंडलों की बात करें तो मंडल जो है कितने हैं? 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 4412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हरियाणा का। इसके बाद आ जाता है मुस्तफाबाद। जो गांव है इसका नाम है राजीव नगर, इंदिरा नगर, सरस्वती या सुंदरबन? तो मुस्तफाबाद गांव का नया नाम कौन सा है? तो इसका नाम है सरस्वती नगर। पहले मुस्तफाबाद कह देते थे इसको, तो अब ये इसका नाम बदल चुका है, तो अब सरस्वती नगर इसका नाम ये हो गया है। और जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके अनुसार गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल भी स्थित है। और 2015 में से सरस्वती के उद्यमों को बहाल करने और आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य 4 मंडल जिसमें बटा हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सा मंडल नहीं था? तो अब तो 6 मंडल है। तो यहाँ पर जो पहले था तो ये वाला करनाल उसमें नहीं था, क्योंकि करनाल फरीदाबाद 2 जो नए ज़िले जो है उसमें जोड़ दिए गए थे। तो पहले करनाल नहीं था, तो अब ये 6 हो चुके हैं: अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और करनाल। और कब जोड़े गए थे ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, 2017 में करनाल और फरीदाबाद ये 2 और नए बन गए थे। इसके बाद है हरियाणा का जो गंदा गांव है इसका नया नाम कौन सा था? अब कौन सा हो चुका है इसका? अजीत नगर, चरखी दादी, गुरुग्राम या गैबी नगर? तो गंदा गांव का नया नाम अब क्या हो चुका है? अब नए नाम की अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शन ए वाला इसमें सही आंसर रहेगा? तो राज्य का जो फतेहाबाद जिला है इसके अंतर्गत आता है गंदा। तो यहाँ की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास के बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गंदा जो नाम है इसे बदलकर अजीत नगर रख दिया था, क्योंकि गंदा नाम सुनने, बोलने और लिखने में शर्मिंदगी और अधिकारियों को ध्यान मतलब सही नहीं लगता है बोलने में भी। तो इसका ध्यान अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर जो उन्होंने आकर्षित किया और फिर जो है यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। तो अब ये अजीत नगर। नेक्स्ट है भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? भूदान, मथुरा, कर्मभूमि, काशी? तो भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी वाला सही आंसर हमारा हो जाएगा। और भिवानी शहर की जो स्थापना है नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपने पति भानी के नाम पर की थी। और भानी नाम बाद में भिवानी में बदल गया और बाद में फिर 22 दिसंबर 1972 को भिवानी ये हो गया। तो यहाँ लोग अब इसे जो लोग हैं वो छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
मंदिर है। इसके अलावा बॉक्सिंग का पावर हाउस वो भी जिसको कहा जाता है भिवानी को। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो कौन सा बना था सबसे लास्ट में? तो ये बना था चरखी दादरी दिसंबर 2016 में। और किससे? भिवानी से अलग होकर बना था ये। इससे पहले ये पलवल बना था 2008 में 21वें जिले के रूप में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा है? ये जींद शहर है। जयंती देवी जैन के नाम पर जींद का नाम पड़ा था ये। और जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह जो इन्होंने की थी। इसके बाद है हरियाणा का नए जो प्रशासनिक मंडल है, तो कौन से हैं? 2 नए बने, पहले 4 थे, तो अब ये करनाल फरीदाबाद और इसमें जुड़ गए हैं, तो इस प्रकार से 6 जो है इनकी संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था और अब जो इसका नाम बदल चुका है, तो क्या नाम, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जमनगर के बारे में। तो इसी का नाम था पहले ये। और अपने कागज़ प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर रेलवे जो वर्कशॉप है वो भी है, कागज़ उद्योग, और इसके अलावा जो सरस्वती शुगर मिल है एशिया की सबसे बड़ी मिल, वो भी जा यहीं पर है। और 1 नवंबर 1989 को जो है ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट आ जाता है मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना, नूहू, कहाँ पर है ये? नूहू में है। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को। फरीदाबाद गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये बना था। और राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है ये। और लिंग अनुपात ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन पढ़े लिखे कम हैं। मुख्य व्यवसाय यहाँ पर खेती मतलब कृषि को माना गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में वर्तमान में कुल जो तहसीलें हैं वो कितनी है? 83, 75, 58 या 85? तो 83 है ऑप्शन ए वाली। गठन कब हुआ था हरियाणा का? पंजाब से अलग होकर बना था 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में। तो क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और ज़िले फिलहाल 22 ही हैं, और जिसमें कुल जो तहसीलें हैं वो अगर हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन के अनुसार तो 83 है, लेकिन 83 गलत है, यहाँ पर ये 93 कह सकते हैं आप, यहाँ पर तहसीलें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा हुआ, इनमें से कौन सा एक मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? मंडल में नहीं आता है कौन सा? ये वाला। तो ये इसमें नहीं आएगा। अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य को स्पर्श नहीं करती है, वो कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो ये रोहतक जो है, चरखी दादरी, ये 2 ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य को नहीं लगती है। तो रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले जनपद है सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद। तो रोहतक की नहीं लगती है किसी से भी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रानीनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रोहतक, सिरसा, हिसार या पंचकुला के? रानिया। तो रानिया जो आता है ये सिरसा के अंतर्गत आता है, और सिरसा जिले का एक कस्बा तहसील कह सकते हैं आप है ये। इसके बाद है किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? अब गोहाना ये कहाँ पर है? गोहाना जो आएगा ये सोनीपत के अंतर्गत आएगा। गोहाना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था, फिर 1972 में इसे सोनीपत में जोड़ दिया गया, मतलब 1972 में सोनीपत जिला बना, और इसके बाद गोहाना तहसील को सोनीपत जिले में जोड़ दिया गया। इसके बाद है मेवात जिले का अब नया नाम क्या है? तो मेवात जिसे कहते थे अब ये नूहू है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 1507 वर्ग किलोमीटर। और इसके उत्तर में गुड़गांव है, पश्चिम में रेवाड़ी है, पूर्व में फरीदाबाद है, और साथ में पलवल। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं उसके लिए जाना जाता है? तो इसके लिए जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो 3 अपनी महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है पानीपत। तो तीनों की तीनों महत्वपूर्ण हैं। पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, किसके बीच में हुई थी?
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर जीत गया था क्योंकि बाबर कभी नहीं आ रहा। और दूसरे वाली जो थी यह द्वितीय युद्ध जो हुआ था 15 नवंबर 1556 को हुआ था। ये अकबर और जो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है इनके बीच में हुआ था। और तीसरे वाला जो है ये किसके बीच में हुआ था? पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। तो इस प्रकार से जो 3 महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े के अनुसार आपने बताना है। अब छोटे से बड़े के अनुसार सबसे पहले झज्जर है, फिर जींद है, उसके बाद हिसार है। झज्जर का है 1834 वर्ग किलोमीटर, फिर जींद 2702 है और हिसार है 3983 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद है प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? कितने हैं? 4, 5, 3 या इनमें से है ही नहीं। अब कितने हैं? अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी रहेगा इसमें। तो पहले तो 4 थे, अब तो 6 मंडल हो चुके हैं। और सेम यही क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका सीटी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था। तो हरियाणा राज्य गठन के समय संभाग थे, परंतु फरवरी 2017 में 2 नए मंडल करनाल और फरीदाबाद को इसमें जोड़ दिया गया था। तो अब इनकी संख्या 6 हो चुकी है। अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। अम्बाड़ा में कौन कौन से आएंगे? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुड़गांव में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हिसार में हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। 5 आते हैं इसमें। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद, पलवल और नूंह या फिर मेवात कह सकते हैं आप। करनाल, पानीपत और कैथल। तो ऐसे हैं। इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? पंचकुला, पलवल, यमुनानगर या कोई भी नहीं। तो इसमें देखें तो ये जो पंचकुला है ये वाला, क्योंकि फरीदाबाद जो है इसका है 741 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला इसमें तो है नहीं वैसे तो, अगर देखें तो, क्योंकि अगर यहाँ पर इसमें तो है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देखना है हमने। अगर यहाँ पर फरीदाबाद होता फिर वो आ जाता। 741 है फरीदाबाद का। पंचकुला का है 898, पलवल का भी 1357 है और यमुनानगर का 1756। तो वैसे देखें तो फिर फरीदाबाद वो जो जाता अगर यहाँ पर होता, तो है नहीं, तो इस कारण से पंचकुला हो जाएगा। इसके बाद है फरमाना स्थित स्थल किस जिले में है? कहाँ पर है? रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल खोखरा कोट, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत, रोहतक, सोनीपत या थानेसर में? खोखरा कोट। खोखरा कोट जो आता है ये रोहतक के अंतर्गत आता है। और इस स्थल का काल लगभग 800 ईस्वी पूर्व से 10 से 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। और इसका जो उल्लेख है महाकाव्य महाभारत से और चित्रित जो गेवेर है उनसे मिलता है, मतलब वहाँ पर जो प्राचीन जो सभ्यता मिली। तो ये स्थल योद्धा गणराज्य की राजधानी था और यहाँ पर 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ, जो छोटी वस्तुएं जहाँ वो प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा पिल्लूखेड़ा, ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र या पानीपत? पिल्लूखेड़ा ये आता है जींद के अंतर्गत। तो जींद जयंती देवी के नाम से पड़ा था इसका पहला नाम। और यह पहले सिख साम्राज्य का एक हिस्सा था जो कि मध्य हरियाणा में था, जॉल जाट बेल्ट का चौथा भाग। और ऐसा कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी। इसके बाद जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो इसमें कितने जिले थे? तो गठन के समय इसमें कितने थे जब ये पंजाब से अलग हुआ था? तो उस समय जो इसमें 7 थे। 1 नवंबर 1966 का अलग हुआ था पंजाब से। तो इसमें करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद ये वाले थे। करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? तो हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा? अब सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो सबसे छोटा फिर यही है इसमें तो पंचकुला 898 में।
क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर यहाँ पर देखें तो फिर झज्जर है 1834, और इससे पहले कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र 1530, फिर झज्जर 1834, और उसके बाद में फतेहाबाद 2538। और सिरसा तो इसमें है नहीं, अगर सिरसा भी होता तो सबसे बड़ा फिर ये सिरसा है 4270 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से माना गया है? जींद, जगाधरी, झज्जर या सफीदों से? राजा जनमेजय। अब इनका जो संबंध है ये सफीदों जो है यहाँ से माना गया है। जनमेजय जो अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, और जनमेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई है, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्प सांपों को मारने के लिए सर्प मेघ यज्ञ ये करवाया था। नेक्स्ट है स्वामी सरदानंद के द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? स्वामी सरदानंद के द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव? कुरुक्षेत्र, झज्जर, रोहतक या हिसार? तो कुरुक्षेत्र में है ये। और स्थापना हुई थी कब? 13 अप्रैल 1912 में। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार भी किया था। अगला क्वेश्चन है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS की वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है, तो उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POSK की स्थापना होने वाली थी? तो कौन सा था? ये वाला था, फरीदाबाद। तो विदेश मंत्रालय की जो नई पहल है उसके तहत हरियाणा के 3 जिले पोस्ट ऑफिस मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत शामिल हैं, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। तो इसमें पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र के द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अब वो जेल कौन सी है? या फिर इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नगरी कह सकते हैं आप वैज्ञानिक उपकरणों के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अम्बाला की। तो 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद है किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? करनाल, पानीपत, गुड़गांव या हिसार में? तो कौन सा है? यही वाला है, करनाल। करनाल में कितनी है? 435 ग्राम पंचायतें हैं। हिसार में यहाँ पर जो है सबसे अधिक होनी चाहिए थी, तो सबसे ज़्यादा तो अगर हम देखें तो हाँ, तो करनाल में 435 हैं, हिसार में फिर कम है ये 308। और गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 193 और पानीपत में 198। तो करनाल जो है यहीं पर है सबसे ज़्यादा 435 ग्राम सभा। इसके बाद हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 हैं फिलहाल तो। इसके बाद हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया था? तो कौन सा था? यही था, मुस्तफाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कितनी थी? तो उनके अनुसार जो जनसंख्या है ये 9 थी। तो क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमने देखना है तो उस समय तो 9 थी, लेकिन अगर हम इस टाइम की बात करें तो अब जो है ये 11 हो चुकी है, क्योंकि 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर को भी नगर निगम घोषित किया गया था, और राज्य का पहला नगर निगम ये फरीदाबाद था 2008 में। इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 17, 18, 19 या छठा? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार तो बी वाला सी आंसर इसमें रहेगा, तो 18वें नंबर का है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला जो शहर है इसमें कौन से वाला है? गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद या रोहतक? सर्वाधिक घनत्व वाला
तो हरियाणा का घनत्व जो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो फरीदाबाद है, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला सिरसा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो है ये वाला फिर इसमें बनेगा, क्योंकि ज़्यादा की पूछी गई है, कम में तो सिरसा भी हो जाता। इसके बाद है हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो कितनी है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो इसके बीच में है 2011 के अनुसार। इसके बाद हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत हो सकती है, 65%, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। तो हरियाणा में ग्रामीण कुल जनसंख्या 165,093,59 इतनी है, और जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का 65% है। और ज्ञातव्य है कि राज्य का जनसंख्या जो घनत्व 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात कितना है, 879 2011 के अनुसार। और आगे जल्दी ही जनगणना आगे शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। तो कौन से वाला ठीक लग रहा है इसमें, ये वाला फरीदाबाद पंचकुला वाला। तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद और कम पंचकुला की है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें, तो 2.09%। नेक्स्ट आ जाता है, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ये कौन से कार्यक्रम का हिस्सा है। नाती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत पुरस्कार, खेल रत्न, कौन से का है। तो लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, तो यही वाला हो जाएगा इसमें, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। और इसकी शुरुआत कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। और लिंग अनुपात डैशबोर्ड के द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा सभी गांवों से बाल लिंग अनुपात का डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद है 2011 की जो जनगणना, उसके अनुसार सभी राज्यों के बीच किसका सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो हरियाणा का ही था ये। इसके बाद है, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो इसी का है फरीदाबाद का 4442 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2442 है। और हरियाणा का 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सिरसा का है 303, सबसे कम 303। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। तो कौन से में है ज़्यादा, इसमें है फरीदाबाद वाले में। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 84, 36, 23 सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार। और हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या इतनी है 2.54 करोड़, जिसमें पुरुष जो है 134, 94,734 और महिलाएं जो है 118, 567, 28 मतलब इतनी है। तो नेक्स्ट आ जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ये वाला हो जाएगा इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश। कितना है इसका, 17, सबसे कम 17 है। 2011 के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 1108 वाला राज्य है। और 2011 के जो जनगणना उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पर ये भारत की बात है। तो भारत का जो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का 573, क्योंकि ये पूरे भारत की बात है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला था इसमें कौन सा था सबसे बड़ा। तो यही वाला हो जाएगा इसमें, तो
जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, सबसे छोटा पंचकुला। इसके बाद हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो हिंदू है इसमें 87.5, सिख 5 और मुसलमान 7%। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, 2011 वाले आंकड़े हैं। अब तो यहाँ पर सब कुछ इसमें बदल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो ये मेवात है। अब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी और पढ़े लिखे कम होंगे। जहाँ पर पढ़े लिखे कम होंगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा ही होगी। तो हरियाणा में मेवात मतलब नूंह जिले की महिला साक्षरता दर 36.60 है और गुड़गांव की है 70.98। इसके बाद 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में साक्षरता है, कितनी है साक्षरता, तो 75.55%। तो साक्षरता दर के हिसाब से भारत में हरियाणा 22वें स्थान पर है और केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो है राज्य है। नेक्स्ट आ जाता है जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात और राष्ट्रीय औसत, ये कितने हैं, तो 940। तो 2011 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात 943 है प्रति 1000 पर, और हरियाणा में लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 879 है 1000 पुरुषों के मुकाबले। इसके बाद आ जाता है निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में अगर हम देखें कौन सा बनेगा, इसका ये वाला हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 3। तो घटते क्रम के अनुसार तो सबसे पहले फिर फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, ऐसे हो जाएगा। फिर ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है यहाँ पर ये इसमें फरीदाबाद है, फरीदाबाद, फिर हिसार, गुड़गांव और रोहतक। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हरियाणा का 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार लिंग अनुपात, तो 879 है, इसमें तो है नहीं, तो 879 इसमें से आंसर हो जाएगा, तो बी वाला ही कर लो इसमें। और भारत की बात करें तो 943 और केरल ये ज़्यादा है, वहाँ का लिंग अनुपात है 1084। इसके बाद हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है, फरीदाबाद, नोएडा, रेवाड़ी या गुड़गांव को, तो गुड़गांव को कहा जाता है मिलेनियम सिटी के नाम से जान जाता है इसको। मेडी सिटी, मनोरंजन हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी, ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा हब, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले जो हरियाणा में गुड़गांव ये जो मेट्रो जो चली थी ये भी गुड़गांव में ही चली थी। इसके बाद है जनगणना 2011 जो उसके अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है, तो कितना है, तो ये हो जाएगा 2.09%। इसके बाद वर्ष 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो कौन से में है, इसमें है महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा, फरीदाबाद में। इसके बाद हरियाणा के निम्न जिलों के जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बी वाला। तो एक तो फरीदाबाद, हिसार, फिर गुड़गांव और पानीपत। तो 2011 के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या 18,733 थी, हिसार की 17,43,931 थी और पानीपत की 12,5,437 थी और गुड़गांव की 15,14,085 थी। इसलिए जनसंख्या का बढ़ता क्रम जो 1 2 4 3 इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा जनगणना जो 2011 की थी उसके अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यही है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन से नंबर का है, तो 18वें नंबर का है। 18वां इसमें है नहीं तो 17 करना होगा, नहीं तो फिर 18 से आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात है 2.09% और जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो कौन से में, इसी में ही है, गुड़गांव में 84.7% मान लो आप यहाँ पर है।
और हरियाणा की साक्षरता दर 75.55 है। सबसे कम साक्षरता किसकी है? मेवात की है, 54.01। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो जनगणना थी 2011 की, उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 18वें नंबर का है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यही है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो इसके अनुसार तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो कौन से वाला सी आंसर रहेगा इसमें? तो सी आंसर की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन सी वाला, फरीदाबाद, ये सी आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है जनगणना 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता कितनी है? तो यही है 65.94%। तो वैसे तो 75.60 है, महिलाओं की है 65.94 और पुरुषों की है 84.06%। गुड़गांव जिला महिला साक्षरता दर एवं पुरुष साक्षरता दोनों में ही प्रथम स्थान रखता है, 2011 के अनुसार है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिले में किसका शहरी बालिंग अनुपात ज़्यादा था? तो इसी का था मेवात वाला 906, हिसार का था फिर इसके बाद ये 851। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का घनत्व निम्नतम है? तो जनसंख्या घनत्व कौन सा है सबसे कम? तो इसी का है सिरसे का। तो जनसंख्या घनत्व सिरसे का 303 है, भिवानी का 342 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है 2442, गुड़गांव का 1204 है और घनत्व हरियाणा का 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कि औसत 382 से अधिक है। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो यही है 19.90%। जो और राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? यह है 2.09%। इसके बाद 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो इतनी है 75.5%। पुरुष जिसमें 84.6 हैं और वैसे टोटल ये 75.55 है। महिलाओं की 65.94% है। इसके बाद है 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यही है 25, 35, 14, 62। हरियाणा के घनी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यही है फरीदाबाद। कितना है घनत्व? 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। अब जनसंख्या में तो बड़ा है लेकिन क्षेत्रफल में छोटा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाली बात ठीक है? हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 882 और शहरी 873 है। तो कौन सी है? दोनों ही बातें ठीक लग रही है इसमें 2011 के अनुसार। तो टोटल लिंग अनुपात 879 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 882 और शहर में 873। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाला कथन सही है? हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और मृत्यु दर 6.3। तो इसमें भी दोनों बातें ठीक है। हरियाणा राज्य की क्रूड जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3 है और हरियाणा राज्य की क्रूड मृत्यु दर 2011 से 2013 तक की अवधि में 6.3 रही है। नेक्स्ट आ जाता है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो इसका जो आंसर है आपने हमें कमेंट में बताना है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिक अम्ल या ये सभी? तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो होते हैं इसमें, तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये वाला ऑक्सिन, तो यह पादप और उनके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि एब्सिक अम्ल एवं एथिलीन वृद्धि निरोधक है। ये दोनों निरोधक है, ये वृद्धि को बढ़ाने वाला है।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 99, 97, 90 या 93 में। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1997 में। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 17 मार्च 1997। वर्तमान में जो है 6 पावर स्टेशन हैं, जो कि पानीपत में, यमुनानगर, हिसार, झज्जर इन जिलों में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं इसमें। तो जैसे ये उद्योग है और 2 में क्षेत्र है, मतलब कौन से काम कहाँ पर होता है। अब जैसे मूलभूत उद्योग है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम से हो जाएगा। सामरिक उद्योग का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा शस्त्र और गोला बारूद उद्योग से। क्रांतिक उद्योग की बात करें तो इसका संबंध है क्रांति मतलब ऑटोमोबाइल। और माल आधारित उद्योग तो इसका संबंध है उर्वरक से। तो ऐसे इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले जो भारतीय पहलवान थे। तो विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहलवान ऑप्शन के अनुसार विनेश फोगाट, पूनिया, साक्षी मलिक या सुशील कुमार, कौन से थे इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यही थे ऑप्शन सी वाले, बजरंग पूनिया। तो 3 पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय पहलवान थे। इनका जो जन्म है 1994 में हुआ था। कब? 1994 में। कहाँ पर? हरियाणा में झज्जर में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, दिव्य अवदान के किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। तो दिव्य अवदान के किस नगर के बारे में बात हो रही है? 12 योजन लंबा था और 7 योजन चौड़ा। तो किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है इसमें रोहतक के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य रुपये 16,800 हो तो उसके 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा? तो कितना हो सकता है मूल्य यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य अगर 16,800 हो तो 4/5 भाग का मूल्य कितना? 16,800। और 1 भाग का कितना हो जाएगा? तो 1 भाग को हो जाएगा 16,800 और गुणा 5/4 ऐसे हो जाएगा। और 3/7 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16,800 और गुणा में हो जाएगा 5/4 और गुणा 3/7 ये हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये कितना निकल के आएगा? ये वाला निकल के आएगा 9,000 रुपये, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण कौन सा होता है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन होना। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा जो दिशा है वो बदल जाती है और इसी घटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो आभासी गहराई क्या होती है? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तन। तो यह अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की जो गति है 48, 72, 160 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8, 20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम 48, 72 और 108 इसका क्या है एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम 432 कितना होता है? तो ये होता है 7 मिनट 12 सेकंड। और अब ये क्या है 8:20 बजे एक साथ बदले तो 8:20 और इसमें 7 मिनट
ये वाला 7 मिनट 12 सेकंड। ये जोड़ लेंगे हम, 20 और 7 कितने होते हैं, 20 और 7 27 और 12 ये, तो इतना हो जाएगा 8:27 मिनट 12 सेकंड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय किया है। तो कौन सा उपहार की बात यहाँ पर हो रही है इसमें, देसी गाय, फ्लैट ट्रैक्टर या कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो बात हुई थी देसी गाय देने की। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, भील, संथाल, गोंड या थारू, कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। तो जनजातीय समुदाय की बात करें तो ये ऑप्शन बी वाला है, मतलब गोंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, और जो कि मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किसका निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। फर्रुखनगर का शीश महल, बुढ़िया का रंग महल, हांसी का दुर्ग, गोपालगिरी का दुर्ग। तो बलबन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो ये था गोपालगिरी का दुर्ग, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। इसके बाद हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल इनमें से किनका रहा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले राज्यपाल इनमें कौन थे, तो ज़्यादा टाइम तक रहने वाले थे यहाँ पर ऑप्शन सी वाले, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो इन्हीं का रहा है सबसे लंबा टाइम। नेक्स्ट आ जाता है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। अल्कोहल, जल, अमोनिया या केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल। तो सोडियम को आमतौर पर कौन से पदार्थ के नीचे रखा जाता है। तो सोडियम जैसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये वायु के संपर्क में आ जाए तो जलने लग जाता है। तो इसी कारण से मिट्टी के तेल में से रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसके बाद है इनमें से एक सुमेलित है, सुमेल करना मतलब सही कौन सा है इसमें। अब इसमें अगर हम देखें, लाट की मस्जिद, सिरसा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल, खिजरखा का मकबरा, पानीपत, काबुल बाग मस्जिद। तो कौन सा ठीक है यहाँ पर, कौन सा सुमेलित है इसमें। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा ये नारनौल में है, तो सही जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है इसमें, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों जिसके लिए उसे 125 अंक मिले, तो उसके कितने उत्तर सही होंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपके परीक्षा वाला ही आ गया, क्योंकि कुछ जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर 4 अंक मिलते हैं और 1 अंक काट लिया जाता है, तो विद्यार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों तो उसे 125 अंक मिले, तो उसके कितने उत्तर सही थे। तो कितने सही थे यहाँ पर इसमें, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो माना उत्तर क्या थे, x थे, उत्तर इसमें x मानना पड़ेगा, माना x थे। तो अशुद्ध उत्तर कितना था, 75, मतलब 75 माइनस x, ये हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या है, पर ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। तो क्या करेंगे, 4x माइनस में 75x और कितने 125 अंक, कितने हो जाएगा 125। तो इसे हल करेंगे, हल करने में आ जाएगा आपका ये 5x आ जाएगा, 4 1 5x आ जाएगा, 5x और बराबर, और ये चल जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ये 200, और x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो उसके कितने उत्तर सही थे, 40। इसके बाद है पर्सिस्टेंट हाइमन की स्थिति को कहते हैं, मैट्रिसिस, पायोमेट्रा, वेजिनिस्टिस या सफ़ेद हीपर बीमारी। तो पर्सिस्टेंट हाइमन को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाएगा सफ़ेद हीपर बीमारी, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प दी गई अक्षर श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या 3 या 4 के जोड़े बना लेने हैं और उसके बाद देखना है इसमें कौन सा वाला कोड बन रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ डबल सी है, इसमें भी डबल सी है, यहाँ पर भी डबल सी है, यहाँ पर भी डबल सी है, मतलब डबल सी इसमें बन रही है। डबल सी के बाद बी सी, डबल सी बी सी है, डबल सी बी, ये क्या है ई है, सी, तो सी है। तो डबल सी बी सी, डबल सी बी सी, और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो डबल सी से पहले ए भी है और यहाँ पर बी के बाद में डबल सी भी है। तो और फिर यहाँ पर कौन सा बनेगा अभी, ये तो इससे तो हमें पता लग गया कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर चल रहा है इसमें। तो कौन सा बनेगा फिर इसमें, यही वाला बनेगा, सी डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी। देख सकते हैं यहाँ पर ए डबल सी बी डबल सी, ए डबल सी बी डबल सी, ये वाला जो है यहाँ पर क्रम इसमें चला हुआ है। तो ए डबल सी बी डबल सी, तो ये वाली सीरीज यहाँ पर चली हुई है। तो एक कोड आपने इसमें देखना होगा, एक देख लो, दो देख लो, जो भी कंप्लीट हो रहा है कि इसके आगे पीछे कौन से वाले जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद है, इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीज या फॉर्मेल्डिहाइड। तो इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला इसमें सी आंसर रहेगा हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड इसको कहा जाता है। भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी है, लोकलेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम, मतलब कौन सी बात ठीक लग रही है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा हमारा, ये तीनों ही बातें इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, धुआं। कोयले के कणों का वास्तविक विलयन है, कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन है, जल का वायु में वास्तविक विलयन है, जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। कौन सी वाली बात यहाँ पर ठीक है धुएं के बारे में। तो धुएं के बारे में जो यहाँ पर बात ठीक है ऑप्शन बी वाली, कि कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में जो गलत संख्या है वो आपने बदलानी है। अब गलत कौन सी है इसमें, 1 2 12 116 18 88, कौन से वाली है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 की पावर 2 और साथ में 1 यहाँ पर हुआ है, ऐसे ही है। अब इसमें अगर देखें तो 2 की पावर हो जाएगा 4 और साथ में 2 की पावर जमा हुई है, मतलब 2 गुणा हुआ है और 2 जमा हुआ है। तो जैसे 1 की पावर 2 और साथ में 1 प्लस हुआ है 1 की पावर 2। फिर नेक्स्ट वाली में इसमें भी ऐसी है, 2 की पावर 2 दूनी 4 और साथ में 2 दूनी 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है यहाँ पर, इसमें भी 3 की पावर और प्लस में 3 की पावर। इसके बाद आ जाता है गुणा में 4 की पावर और साथ में 4 की पावर। तो मतलब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो यहाँ पर 116 जो है, 116 की जगह यहाँ पर 17 होना चाहिए था, 117, इसमें यहाँ पर गलती है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है। तो ये किया गया है झज्जर में, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला के लिए प्रसिद्ध है तरबूज, कटहल, आम या सेब। तो आम, अम्बवाला, इसी से नाम भी पड़ा था आम से।
तो अम्बाला ऑप्शन जो यहाँ पर बी में है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जाना जाता है और साथ में मिक्सी सिटी वो भी उसके लिए भी जाना जाता है। ये अम्बाला जो है इसकी स्थापना 14वीं जो शताब्दी है इसमें अम्बा नामक जो राजपूत थे इन्होंने की थी। इसके बाद आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। एक में उद्योग है, दूसरे में क्षेत्र, तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये क्या बजाते थे? ये जो है क्या बजाते थे? सरोद वादन बजाते थे। हेमा मालिनी का संबंध क्या है? ये क्या करती थी? भरतनाट्यम। बिरजू महाराज क्या करते थे? ये कथक नृत्य है, ये वाला। और पंडित शिवराज शर्मा ये संतूर वादक थे। तो ऐसे जो इनका मिलान यहाँ पर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम जो महाधिवक्ता थे, बलदेव राज महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह हुड्डा, या फिर इनमें से कोई से भी नहीं थे। तो कौन से वाला जो हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा? तो इसमें अगर हम सी आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हमारा सी आंसर रहेगा। तो कौन थे? श्री बाबू स्वरूप, हरियाणा के महाअधिवक्ता। नेक्स्ट 3 ड्रमों में क्रमशः 25-27 लीटर, 16-53 और 22-61 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे में पूर्ण संख्या में माप देगा? तो कौन से वाला होगा? तो 19, इसका जब हम मैथम निकालेंगे तो 19 लीटर आ जाएगा ये वाला 19 लीटर। 22-61 को अगर हम 19 से करें तो ये पूरा पूरा कट जाता है, इसको 19 से भाग दे दो। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन दिस फॉलोइंग वर्ड फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो सही जो है वो आपने यहाँ पर बताना है कौन से वाला है। इसमें सही जो है ऑप्शन ए वाला है, NECESSARY नेक्सेसरी जो है ये ठीक है। इसके बाद 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो आपने बतानी है। तो चाल बतानी है। चाल के लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए होता है दूरी बटे में समय, यही होता है। अब दूरी कितनी है इसकी? 120 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल होती है दूरी बटे समय, मतलब 120 और बटे में हो जाएगा 10। तो जो कितना निकल के आएगा? ये 12 निकल के आएगा। तो क्या है? यही सेंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद इन द फ्लोइंग सेंटेंस फिल द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन बिलो। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच। तो कौन से वाला आएगा यहाँ पर? तो इसमें क्या है? कॉन्फिडेंट इज फॉलोड बाय ऑफ, तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पर इसमें हो जाएगा। इसके बाद है इन द फ्लोइंग सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। एन एसेट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा उसे? तो जहां पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, निर्देयी का विलोम कौन सा बनेगा? तो कौन सा होता है निर्देयी का विलोम? तो यही हो जाएगा सैदई वाला, ऑप्शन जो सी में है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए थे, तो कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद दिए गए विकल्प में से संबंधित विकल्प बताइए। रोग का सफाई से है, वैसे ही दुर्घटना का किससे है? जैसे रोग सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण होता है, उसी प्रकार से दुर्घटना है वो भी सावधानी मतलब बरतने पर ही होती है। तो यही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, पानीपत किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला, गुड़गांव, रोहतक या हिसार। 6 मंडल है हरियाणा में, तो कौन से मंडल के जो अंतर्गत ये आता है?
तो इसमें अगर हम देखें तो रोहतक इसके अंतर्गत आता है या हाँ, रोहतक इसके अंतर्गत आएगा फिर ये। नेक्स्ट है प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसमें जो है सही नहीं है? अब एक इसमें सही नहीं था, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि आर्य मुख्यतः गांव में निवास करते थे, नगरों में नहीं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और वैदिक कालीन आर्य लोग संस्कृत बोलते थे और घुड़सवारी किया करते थे। इसके बाद है आ जाता है इसमें से विषम। अब विषम जो है वो आपने बताना है इसमें कौन सा है एक। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बी ए वाला हो जाएगा, ये वाला ANBP ये वाला। तो NMP के मध्य एक अक्षर है, जबकि PQSTVW ये लगातार है। इसके बाद है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल में कौन सा है? इसमें प्रति उपसर्ग है, कूल शब्द हो जाएगा इसमें, तो यही है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें लगा है प्रति, यथाशक्ति, प्रतिदिन। इसके बाद है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त जो पद है वो आपने बतलाना है। लुप्त कौन सा है इसमें? 12, 21, 23, 32, 34 कौन सा वाला क्रम है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 12 और 9 21 होते हैं, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 2 34, 9 2 9 2 9 या आना चाहिए 34 और 9 43, तो फिर यही बन जाएगा इसका। बुढ़िया का रंग महल है अम्बाला, भिवानी, सिरसा या रोहतक में। अब कहाँ पर है बुढ़िया का रंग महल? तो बुढ़िया का रंग महल अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा बनेगा हमारा? तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, अम्बाला में। इसके बाद है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत संविधान, संसद और राज्य विधानसभा, ये हम लोग और जनता है। तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा होता है? तो स्रोत इसमें हम लोग और जो जनता में ही होते हैं। नेक्स्ट है राज्य के अम्बाला जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो कितनी है इसमें? 405 सबसे ज़्यादा है इसमें। इसके बाद अब गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से? फाजिलपुर से, थानेसर, अग्रोहा, सांची। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे अग्रोहा से, और ये महाराजा अग्रसेन जैसे ने बसाया था ये अग्रोहा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। एक में गलती थी इसमें, अब कौन से वाले में थी गलती? सेकंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू एक्शन नो एरर। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो बी है, ये जो ऑप्शन बी वाला है इसमें है। तो यहाँ पर जो ये फर्नीचर्स जो आया है इसका फर्नीचर्स विद फर्नीचर्स बिकॉज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज यूज्ड एज इट इज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विदाउट एडिंग एस। तो इस कारण से, क्योंकि ये इसमें जो है एस लगा हुआ, एस की जरूरत नहीं है, इस कारण से। राइट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें एक जो है विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो आप बताना है इसका डिमोलिश का। तो जब हम इसका उल्टा बनाते हैं तो कौन सा बनता है? इस्टाब्लिश बनेगा इसका, मतलब निर्माण करना। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा एम्प्योर, ये जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज। मुहावरे लोकोक्तियाँ टू ग्रीस द प्लाम, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बार्ब, मतलब कि ऑप्शन सी वाला टू बार्ब। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस।
द किंग मॉक एट द सर्वेंट। मॉक एट द सर्वेंट, तो कौन सा बनेगा इसका? 1 2 3 ऐसे होता है, तीसरा वाला पहले आ जाता है, तो द सर्वेंट से शुरू हो जाएगा ये, तो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा इसमें। द सर्वेंट मॉक्ड है, वाज टू बी मॉक एट बाय द किंग। इसके बाद है परिसर्मी। परिसर्मी में एक विशेषण है, अब परिमाण है संख्या गुणीय सर्वनामी। कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है परिसर्मी में? तो परिसर्मी जो है इसमें प्रयोग हुआ है गुण वाला, उसका गुण है ये परिसर्मी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराएंगे उन्हें गुणवाचक कहा जाएगा। परिसर्मी अच्छा भला बुरा सच्चा कपटी पापी न्याय सीधा सरल, ये हो जाएंगे। इसमें एक अशुद्ध है, शुद्ध समण कुआ या दाया। कौन सा है अशुद्ध? तो अशुद्ध जो है इसमें ये वाला है कुआ, क्योंकि चंद्रबिंदु आता है यहाँ पर नहीं आता है, कुआं कु के ऊपर आ के ऊपर आएगा कुआं। उज्ज्वल का तद्भव होगा। तद्भव क्या? जो संस्कृत के परिवर्तित रूप होते हैं, संस्कृत का हिंदी में अर्थ कह लो आप, तो ये तो शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, तो इसमें दोनों ही जा ये आधे आते हैं, तो इसका तद्भव कौन सा बनेगा? तो इसका तद्भव मतलब ये संस्कृत का, इसका हिंदी में कौन सा बनेगा? तो ये हो जाएगा मतलब उजाला। जटाधर, जटाओं को धारण करने वाले क्या कह देते हैं? जटाधर। जटाधर किन के लिए आता है? तो भगवान शिव के लिए प्रयोग में आता है। और ये कहाँ पर कौन सा फिर इसमें अलंकार मतलब ये समास होगा? जटाओं को धारण करने वाले अर्थात शिव, जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा, तो वहाँ पर होता है फिर बहुव्रीहि समास। तो कौन से का उदाहरण है ये? बहुव्रीहि समास का। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है, ये वाला। तो युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा करने वाला। ये 4-5 है जो एक जैसे से हैं। युयुत्सु ये वाला हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। एक जिज्ञासु है, ये वाला। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। योद्धा न्यायपूर्ण तरीके से युद्ध करने वाला, और बहादुर वीरतापूर्ण कार्य करने वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।